मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संप्रभुता के प्रकार। इसके पहले के वीडियो में हमने बात की थी कि संप्रभुता किसे कहते हैं और संप्रभुता के क्या लक्षण हैं। आज हम संप्रभुता के प्रकार क्या हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संप्रभुता के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार हम लेते हैं औपचारिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता। सबसे पहली बात हम करते हैं कि औपचारिक संप्रभुता हम किसे कहते हैं। औपचारिक संप्रभुता का तात्पर्य एक व्यक्ति या ऐसी इकाई से है जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति निहित हो, किंतु जिसके द्वारा व्यवहार में इस प्रकार की शक्ति का अपने विवेक के आधार पर उपयोग न किया जा सके। व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग उसके नाम पर कोई अन्य शक्ति करे। देखिए, औपचारिक संप्रभु और वास्तविक संप्रभु क्या है। औपचारिक संप्रभु हम उसे कहते हैं जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से सभी शक्तियां होती हैं, लेकिन औपचारिक संप्रभु की इन शक्तियों का प्रयोग व्यवहार में जिसके द्वारा किया जाता है उसे हम कहते हैं वास्तविक संप्रभु। जैसे उदाहरण के लिए इंग्लैंड में जो वहाँ का सम्राट है वो औपचारिक संप्रभु है, क्योंकि सैद्धांतिक दृष्टि से जो संपूर्ण शक्तियाँ हैं वो सम्राट के पास है, लेकिन व्यवहार में सम्राट की इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। तो एक तरीके से जो सम्राट है इंग्लैंड में वो औपचारिक संप्रभु हुआ और वास्तविक संप्रभु हुआ वहाँ की पार्लियामेंट और वहाँ का मंत्रिमंडल। इसी तरह हम भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति औपचारिक संप्रभु है और वास्तविक संप्रभु है संसद और मंत्रिमंडल, क्योंकि सैद्धांतिक दृष्टि से समस्त शक्तियाँ संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, लेकिन राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं व्यवहार में उनका प्रयोग प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिमंडल के द्वारा और पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। तो औपचारिक संप्रभु हम उसे कहेंगे जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से सभी शक्तियां निहित हो। वास्तविक संप्रभुता हम उसे कहेंगे कि औपचारिक संप्रभु की वास्तव में प्रयोग करने वाली जो सत्ता है उसे हम वास्तविक संप्रभु कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कानूनी संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता हम किसे कहते हैं। राज्य में कानूनों का निर्माण करने और उसका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे कानूनी संप्रभुता कहा जाता है। वैधानिक दृष्टि से इस सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है और वह धार्मिक सिद्धांतों, नैतिक आदर्शों तथा जनमत के आदर्शों का उल्लंघन कर सकती है। यह वह संप्रभु है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है। कानूनी संप्रभुता किसे कहते हैं। कानूनी संप्रभुता का मतलब यह है कि राज्य में कानून बनाने की और कानूनों को लागू कराने की शक्ति जिस सत्ता के पास है उसे हम कानूनी संप्रभु कहेंगे। कानूनी संप्रभु को न्यायालय भी स्वीकार करता है और वैधानिक दृष्टि से इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये अगर चाहे तो धार्मिक सिद्धांत, नैतिक आदर्श और जनमत इनके आदर्शों का उल्लंघन भी कर सकती है। यानी कि कानूनी संप्रभुता का मतलब एक तरीके से हो गया संक्षेप में कि कानून बनाने और कानूनों को लागू कराने की शक्ति जिसके पास है वैधानिक रूप से उसे हम कहेंगे कानूनी संप्रभुता। जैसे उदाहरण के लिए कानूनी संप्रभुता कौन हुआ कि इंग्लैंड में सम्राट है, संसद है, इनको हम कानूनी संप्रभु कहेंगे। अब क्या क्या विशेषता है इसकी देखिए। पहली बात तो जो कानूनी संप्रभुता है वो निश्चित होती है, इसे न्यायालय भी स्वीकार करेगा। ये किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होगी, मतलब ये एक संस्थागत होगी। हम कानूनी संप्रभुता को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह निश्चित रूप से संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा मान्य होगी। व्यक्तियों को सभी अधिकार
कानूनी संप्रभुता से ही प्राप्त होते हैं और स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को इस संप्रभु के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। यह असीमित और सर्वोच्च होती है। तो देखिए, कानूनी संप्रभुता की जैसे अभी मैंने बात की कि ये राज्य में कानूनों का निर्माण कराती है, कानूनों का पालन कराती है। तो एक तरीके से ये वो शक्ति होती है जो कि निश्चित होती है, न्यायालय भी इसे स्वीकार करता है, स्पष्ट होती है, और चूंकि वैधानिक रूप से इसे मान्यता प्राप्त होती है तो राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को अपने सभी अधिकार कानूनी संप्रभुता से ही प्राप्त होते हैं और वैधानिक रूप से ये असीमित है और सर्वोच्च है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक संप्रभुता की। तो देखिए, राजनीतिक संप्रभुता क्या होती है। अभी हमने बात की कि जो कानून बनाती है, कानूनों को लागू करती है, उसे हम कानूनी संप्रभुता कहते हैं। लेकिन व्यवहार में इस कानूनी संप्रभुता की सत्ता पर जो नियंत्रण रखती है सत्ता, उसे हम कहते हैं राजनीतिक संप्रभुता। जैसे कि हम इंग्लैंड की शासन व्यवस्था की बात करें तो इंग्लैंड में कानूनी संप्रभु तो हो गया सम्राट, वहाँ की पार्लियामेंट, लेकिन वहाँ की पार्लियामेंट की जो सत्ता है उस पर कंट्रोल रहता है जनता का, क्योंकि जनता ने पार्लियामेंट के सदस्यों को निर्वाचित किया है और जनता पार्लियामेंट के सदस्यों पर नियंत्रण भी रखती है। तो जो कानूनी संप्रभुता है उसको भी राजनीतिक संप्रभुता के समक्ष झुकना पड़ता है। उसको भी देश की जो जनता है, देश की जनता की इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यानी कि कानूनी संप्रभु तो हुई वहाँ की पार्लियामेंट, लेकिन जो राजनीतिक संप्रभुता है वो निहित है वहाँ की जनता में। तो हम कहेंगे कि कानूनी संप्रभु की सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति को राजनीतिक संप्रभु कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कानूनी दृष्टि से तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट संप्रभु है, लेकिन वास्तविक रूप में पार्लियामेंट की सत्ता पर अनेक प्रतिबंध हैं। पार्लियामेंट जनता के कल्याण और इच्छाओं के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं कर सकती। तो राजनीतिक संप्रभुता से क्या अभिप्राय हो गया कि कानूनी संप्रभुता की सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली सत्ता कहलाएगी राजनीतिक संप्रभुता, कि जो कानूनी संप्रभु है उस पर कंट्रोल रहता है राजनीतिक संप्रभु का। कानूनी संप्रभु जैसा कि पार्लियामेंट हो गई, सम्राट हो गया, और राजनीतिक संप्रभु में कौन आएगा। देखिए, राजनीतिक संप्रभुता की अगर हम बात करें तो सीमित दृष्टिकोण से तो हम ये कहेंगे कि एक देश की जनता राजनीतिक संप्रभु होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज, लोकमत, प्रचार के साधन, ये भी कानूनी संप्रभुता पर कंट्रोल रखते हैं। तो राजनीतिक संप्रभुता के अंतर्गत कौन कौन आ गए। देश के निर्वाचक, दलीय राजनीति, लोकमत और प्रचार के साधन। अब इसकी क्या विशेषताएं हो गई। ये कानून द्वारा ज्ञात नहीं होती। कानूनी संप्रभुता के अंतर्गत हमने देखा था कि जो कानूनी संप्रभुता है वो ज्ञात होती है, स्पष्ट होती है, लेकिन ये कानून द्वारा ज्ञात नहीं होती। राजनीतिक संप्रभुता असंगठित है और अनिश्चित है। इसको अगर हम कानूनी संप्रभुता से कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि कानूनी संप्रभुता संगठित थी, स्पष्ट थी, निश्चित थी, लेकिन जो राजनीतिक संप्रभुता होगी वो असंगठित होगी, अनिश्चित होगी और उसको कानून द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। तो संक्षेप में अगर हमें दोनों में अंतर बताना है कि कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में क्या अंतर है, तो हम ये कह सकते हैं कि कानूनी संप्रभुता निश्चित होती है, न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाती है, लेकिन राजनीतिक संप्रभुता अनिश्चित होती है और न्यायालय के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाता। जो कानूनी संप्रभुता है वो संगठित है, स्पष्ट है, विधि द्वारा मान्य है, लेकिन जो राजनीतिक संप्रभुता है वो असंगठित है, अस्पष्ट है और विधि द्वारा मान्य नहीं होती। अब हम बात करते हैं वेद और यथार्थ संप्रभुता। देखिए, वेद और यथार्थ संप्रभु क्या है। सामान्यतः क्या होता है कि एक देश में वेद और यथार्थ संप्रभु अलग अलग नहीं होते,
लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी एक व्यक्ति ने या एक व्यक्ति समुदाय ने देश में क्रांति के माध्यम से शासन की शक्ति अपने हाथ में लेकर नई सरकार स्थापित कर ली, तो ऐसी स्थिति में जो पुरानी सरकार है वो तो बन जाती है वेद संप्रभु, और जो नवीन स्थापित सरकार है उसे हम कहते हैं वास्तविक संप्रभु या यथार्थ संप्रभु। तो दोनों में अंतर बताते हुए हम कहेंगे कि वेद और यथार्थ संप्रभुता क्या है। वेद संप्रभु को हम कहते हैं डी जुरे और यथार्थ संप्रभु को डी फैक्टो। तो देखिए, एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है उसे वेद संप्रभु कहते हैं। कि देश के संविधान ने जिस व्यक्ति को या जिस समुदाय को शासन करने का अधिकार दिया है वो तो है वेद संप्रभु। और एक देश में व्यवहार में या वास्तव में जिस व्यक्ति या समुदाय के द्वारा शासन किया जाता है या जनता से अपनी आज्ञाओं का पालन कराया जाता है उसे हम कहते हैं यथार्थ संप्रभु। कि संविधान ने जिस व्यक्ति को शासन करने का अधिकार दिया है वो तो बन गया वेद संप्रभु, लेकिन व्यवहार में जो व्यक्ति शासन कर रहा है उसे हम कहेंगे यथार्थ संप्रभु। जैसे कि हम उदाहरण की हम बात करें तो जैसे 1958 में पाकिस्तान में जनरल अयूब खान ने क्या किया था कि उन्होंने वहाँ की जो सरकार थी उसकी उपेक्षा करते हुए उन्होंने वहाँ पर क्रांति के माध्यम से एक नवीन सरकार स्थापित कर ली थी। तो ऐसी स्थिति में जो पुरानी सरकार थी वो तो थी वहाँ की वेद सरकार, क्योंकि संविधान ने उस सरकार को शासन करने का अधिकार दिया था, लेकिन व्यवहार में शासन किया जा रहा था अयूब खां के द्वारा। तो अयूब खां ने जो सरकार स्थापित की वो सरकार थी वहाँ की यथार्थ सरकार, यथार्थ संप्रभु थी वो। तो ये दो तरह के संप्रभुता के प्रकार हो गए, वेद संप्रभु और यथार्थ संप्रभु। अच्छा, एक बात और है कि ये जो है अंतर वेद और यथार्थ संप्रभुता का, ये लंबे समय तक नहीं चलता। देखिए, या तो ये होता है कि जो वेद संप्रभु है, जैसे मान लीजिए जैसे वेद संप्रभु का मैंने आपको बताया कि वेद संप्रभु का मतलब ये है कि संविधान ने जिसे शासन करने का अधिकार दिया है, और यथार्थ संप्रभु वो जो कि व्यवहार में शासन कर रहा है। अब लंबे समय तक ये डिवाइडेशन नहीं चलता। या तो ये होगा कि जो वेद संप्रभु है वो वापस से जो नवीन सरकार है उसे समाप्त कर देगा और पुनः अपनी सरकार स्थापित कर लेगा, या फिर जो यथार्थ संप्रभु है, जो नई सरकार बनी है, वो किसी भी तरीके से कि जैसे देश के संविधान में उसने परिवर्तन कर लिया या मान लीजिए जनता से उसको स्वीकृति उसने प्राप्त कर ली, इस तरीके से वो वेद संप्रभु बन जाएगा। यानी कि लंबे समय तक ये अंतर नहीं चलता, या तो कुछ समय बाद वेद संप्रभु यथार्थ संप्रभु बन जाता है, या यथार्थ संप्रभु ही वापस से वेद संप्रभु का दर्जा प्राप्त कर लेता है। तो ये दो तरह के क्लासिफिकेशन है, वेद संप्रभु और यथार्थ संप्रभु। वेद संप्रभु वो हो गया जिसे संविधान ने शासन करने का अधिकार दिया है, और यथार्थ संप्रभु वो है व्यवहार में जिसके द्वारा शासन किया जाता है, वो यथार्थ संप्रभु बन जाता है। अब एक प्रकार और है इसका, जन संप्रभुता। जन संप्रभुता का अभिप्राय यह है कि संप्रभुता जो है वो वास्तव में जनता में ही निहित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था 18वीं सदी के अंत में, क्योंकि देखिए क्या था कि 18वीं सदी के अंत तक विश्व के लगभग सभी राज्यों में निरंकुश राजाओं का शासन था। तो जब निरंकुश राजाओं का शासन था उस समय ही कुछ व्यक्तियों ने जन संप्रभुता की बात की। कुछ व्यक्तियों ने ये कहा कि जो संप्रभुता है वो वास्तव में जनता में निहित होनी चाहिए, और जन संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया मार्सिग्लियो ऑफ पेडुआ और विलियम ऑफ ऑकम ने। लेकिन इसका स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया रूसो ने, और रूसो ने यह कहा कि जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। राज्य की प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, और सरकार, शासन और कानून निर्माण की शक्ति जनता से ही प्राप्त करती है।
यानी कि रूसो ने कहा कि संप्रभुता जनता में निहित है। एक राज्य में जो प्रभुत्व शक्ति है वो जनता के पास है। देखिए, अमेरिका में जो क्रांति हुई या फ्रांस में जो क्रांति हुई, उनको जो मोटिवेशन प्राप्त हुआ वो इस जन संप्रभुता के सिद्धांत से ही प्राप्त हुआ। और वर्तमान समय में भी ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विचार है और लोकतंत्र का जो आधार है वो भी यही कंसेप्ट है कि जो संप्रभु शक्ति है वो जनता में निहित है। ओके, थैंक यू।